अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल फ़िक्र ख़याल के दूसरे वीडियो में मैं आपका खैर मक़दम करता हूं। आज हम जो बात करेंगे, वज़ीर आज़म ने कल रात 8 बजे आवाम से या कौम से ख़िताब करते हुए एक माशी पैकेज का ऐलान किया। 20 लाख करोड़ रुपए के माशी पैकेज का ऐलान किया। और जब मैं ये पैकेज का ऐलान किया जा रहा था, तब इन्होंने एक और बात कही कि वज़ीर सेहत ने भी ये बात कही थी और वज़ीर आज़म ने भी ये बात दोहराई है कि उन्होंने कहा कि अब कोरोना के साथ हिंदुस्तानी अवाम को जीना सीख लेना चाहिए। कोरोना के साथ हिंदुस्तानी अवाम को जीना सीख लेना चाहिए। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है कि जिसके ताल्लुक़ से मेरा जहन या मैं वक्ती तौर पे चौंक गया कि आखिर क्या बेतुकी बात कही जा रही है। जब कोरोना के साथ जीना था ही तो फिर ये लॉकडाउन लगाने का मतलब क्या रहा। जब आप ये कहते हैं कि कोरोना के साथ जीना ही पड़ेगा, तो फिर लॉकडाउन की वजह क्या है। हमारा मुल्क कोरोना से पहले टीबी के साथ भी जूझते हुए आ रहा है। टीबी एक ऐसा मर्ज़ है जिसकी वजह से हिंदुस्तान भर में 5 लाख से ज़्यादा अफराद हर साल मर जाते हैं। कोरोना की बानिस्बत टीबी एक आदमी से 15 आदमी तक इसकी जो कैपेसिटी है, एक आदमी 15 आदमी को मुतासिर करता है, जबकि कोरोना का एक पेशेंट 3 आदमी को, ज़्यादा से ज़्यादा 3 आदमी को मुतासिर करता है। तो कोरोना से ज़्यादा और मोहलिक जो वबा जिसे कहेंगे, जो मर्ज़ कहेंगे, वो टीबी का है। जब टीबी जैसे मर्ज़ के साथ आवाम जी सकती है, तो कोरोना के साथ तो बहुत आसान है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म और सेहत के वज़ीर ने जो बयान दिया है कि कोरोना के साथ जीना सीख लेना चाहिए, मुझे इस बयान के पीछे बहुत बड़ी साजिश नज़र आ रही है। ये बयान बहुत ही मक्कार भरा बयान है। कोरोना के पीछे बहुत बड़ी मक्कार साजिश रची गई है। मेरा अपना तासुर है, ये मेरा अपना ख्याल है, हो सकता आप मुत्तफ़िक़ ना हों। ये साजिश या जो कुछ भी कहें, ये आवाम को की चलती फिरती ज़िंदगी और अच्छी खासी मैशियत को तबाह व बर्बाद करके इनको गुर्बत की तरफ ढकेलने के लिए इस तरह की एक आलमी साजिश रची गई है, जिसको हिंदुस्तानी आवाम के साथ साथ दुनिया की 90% आबादी फेस कर रही है। जब 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया जाता है और फिर ये कहा जाता है कि हमको जो है मुकामी सतह पर मुकामी मैशियत को मजबूत करना चाहिए और कोरोना के साथ ज़िंदगी गुजारना जी लेना चाहिए, जीना सीख लेना चाहिए, ये मक्काराना बयानात के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुल्क बहुत बड़ी माशी इमरजेंसी की तरफ बढ़ रहा है। हमारा मुल्क इस वक्त माशी बहरान, दुनिया का सबसे बड़ा माशी बहरान या हमारी मुल्क की तारीख़ का सबसे बड़ा बहरान जिसे हम कह सकते हैं, उसकी तरफ बढ़ रहा है। अगस्त के महीने के बाद जब कोरोना से आज़ाद भारत, कोरोना मुक्त भारत जब बाहर आएगा, तो अब मदरसे नहीं रहेंगे, स्कूल्स ख़त्म हो जाएंगे, मेडिकल फैसिलिटी नहीं रहेगी, आपकी क़ुव्वत ख़रीद तकरीबन ख़त्म हो जाएगी, हुकूमत का दिवालिया निकल चुका होगा। इसकी वजूहात हैं इसलिए कि हमारी शहरी इलाक़ों में कारखानों में काम करने वाले मज़दूर और छोटी सनतें इस वक्त मुकम्मल तौर पे तबाह व ताराज हो चुकी हैं। ये 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज आखिर किन सनतों को देने की बात हो रही है, जबकि सनतें तबाह हो चुकी हैं। सनतों में काम करने वाला मज़दूर वापस जा चुका है। सनतें मिशनरी बंद होने की वजह से
सनतों में जो भी फैक्ट्रीज़ हैं उनकी फैक्ट्रीज़ का मेंटेनेंस बढ़ चुका है, इलेक्ट्रिसिटी कट हो चुकी है, छोटे ताजरीन या छोटे सनतकार अपने लेबर के पुराने बकाया जात बाकी हैं। ये तमाम हालात में 20 लाख करोड़ रुपए किस शक्ल में दिए जाएंगे और किसको दिए जाएंगे? 20 लाख रुपए का जो पैकेज का ऐलान किया गया, 20 लाख रुपये का जो पैकेज है उसके अंदर ये भी कहा गया कि तमाम स्कीमात, मुल्क की तमाम माशी स्कीमात को इसमें ज़म कर दिया गया है। ये भी कहा गया है कि ये तमाम स्कीमात ज़म की गई हैं, ज़म करते हुए इसे पैकेज का ऐलान किया गया है। यानी कि तमाम फलाही स्कीमात, वेलफेयर एक्टिविटीज़ इस वक्त ज़म हैं इस पैकेज में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब स्कूल नहीं खुलेंगे, हमारे तमाम मेडिकल सेंटर्स, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ जो भी मिलती है वो नहीं मिलेंगी, सिर्फ इंडस्ट्रीज़ को ही हम सपोर्ट करेंगे। ये तो फिर पब्लिक वेलफेयर या वेलफेयर स्टेट की बात नहीं है, ये तो फिर कैपिटलिस्ट बात हो रही है। आप सिर्फ सनतकारों को सपोर्ट करेंगे, आवाम को क्या सपोर्ट कर रहे हैं? सवाल ये होता है। जैसा कि मैंने कहा कि हुकूमत का दिवालिया निकलने के करीब है या निकल चुका है। इस पस मंज़र में मैं 2 बातें अर्ज़ कर दूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने मार्च के दूसरे हफ्ते में ऐलान किया था कि 30 मार्च या 31 मार्च को जो जीएसटी पे करना था और जो इनकम टैक्स की अदायगी की आखिरी तारीख थी उसको बढ़ाकर उन्होंने जून की आखिरी दिन यानी 30 या 31 जून को मुकर्रर किया। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि जीएसटी और इनकम टैक्स अब जून के आखिरी दिन वसूल किए जाएंगे। जब आवाम के पास पैसा ही नहीं है, जब कारखाने पूरे बंद हैं, जब सनतें ठप हो चुकी हैं, बाज़ार बंद हो चुके हैं, माशी सरगर्मियाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, तो फिर ये जीएसटी कौन पे करेगा? फिर ये इनकम टैक्स कैसा पे होगा? जब हुकूमत के पास टैक्स की आमदनी वसूली नहीं होगी तो फिर ये 20 लाख करोड़ रुपया कहाँ से ला कर देगी? ये हुकूमत 20 लाख करोड़ रुपए कहाँ से ला कर देगी? हमारे कुछ फेसबुक साथियों ने मुझसे कहा कि जो है वर्ल्ड बैंक या वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम या इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड वगैरह से जो है शायद ये मदद ले, लेकिन इस कोरोना के वबा के चलते मुल्क भर, दुनिया भर के तमाम ममालिक इस वक्त माशी मसाइल से दो चार हो चुके हैं। ऐसे मरतबा वर्ल्ड बैंक किन किन ममालिक की मदद करेगा? क्या वर्ल्ड बैंक की इमदाद से फिर से भारत इस्टेब्लिश हो सकता है? फिर से हम मुस्तहकम हो सकते हैं? मुझे तो इसकी कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। और मुझे ये पैकेज भी बेतुका पैकेज दिखाई दे रहा है, सिर्फ सियासी बयान दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुल्क की मैशियत इस वक्त तकरीबन तबाह हो चुकी है और इनकम टैक्स और जीएसटी की आमदनी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ हुकूमत के पास में कुछ असबाब आमदनी के मौजूद हैं, जैसे पेट्रोल के आमदनी है, पेट्रोल से होने वाली आमदनी है, इंपोर्ट ड्यूटी है, पेट्रोल से जो उनको आमदनी होती है हुकूमत को वो मौजूद है, या फिर शराब से होने वाली आमदनी मौजूद है। क्या सिर्फ शराब, सिगरेट या तंबाकू या पेट्रोल की आमद से होने वाली एक्साइज ड्यूटीज़ या इंपोर्ट ड्यूटीज़ की बुनियादों पर कोई 20 लाख करोड़ रुपए दे सकता है? खैर, देने वाला देने के लिए तैयार है, लेने वाले कहाँ हैं कोई पता नहीं है। और इस तरह जो है मुल्क के वज़ीर आज़म ने अपनी ज़िम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। ये बयान आवाम का बयान नहीं था, ये आवाम से मुखातिब नहीं थे, बल्कि ये जो है छोटे सनतकार या इंडस्ट्रीज़ जिनके मालिकीन जो हैं, या इंडिया का जो वो तबक़ा जो इंडिया की इकनॉमी को कंट्रोल करता है,
शायद वो उनसे मुखातिब होना चाह रहे थे। भारत की आवाम का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। कितनी आवाम का कितना परसेंटेज है जो उनके स्टेटमेंट को हार्ड लिया है या जो है संजीदगी से सुना है या उस बयान को रिकॉर्ड किया है। मेरे ख़्याल से इस वक्त उनके बयान को कोई भी उनके स्टेटमेंट को कोई भी जो है क्या कहते हैं कि संजीदगी से नहीं ले रहा है। अब हमारा मसला हुकूमत के बयानबाजी से ख़त्म नहीं होगा। हुकूमत चाहे लाखों रुपए करोड़ों रुपए की इमदाद की ऐलान करे, हुकूमत चाहे कुछ भी करे, आवाम को उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब आवाम को अपने पैरों पर खुद ही ठहरना पड़ेगा। कोई बाहर से आने वाला नहीं है। इस तरह के स्टेटमेंट्स पर आवाम को भरोसा नहीं करना चाहिए। आवाम को सीधा तरीक़े से ख़ुद को मुस्तहकम करना ज़रूरी हो चुका है। उसके 2-4 रास्ते हैं और वही रास्ते जो हम पहले से बोलते हुए आ रहे हैं वो है कि आप और हम मुस्तहकम हो जाएं, मुत्तहद हो जाएं। कोऑपरेटिव सेक्टर की बात करते हुए आता हूँ मैं। कॉरपोरेट सेक्टर की तरफ जो भारत है उसको कोऑपरेटिव सेक्टर की तरफ लाना ज़रूरी है। इमदाद बाहमी की बुनियादों पर ही हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। अब हमको ये ज़रूरी हो गया है कि हमारे अपने स्कूल्स हों, हुकूमतों पर तकिया करके हम नहीं रह सकते। हमारे अपने स्कूल्स हों, हमारे अपने दवाखाने हों, आवाम खुद चलाए, आवाम खुद उसको मेंटेन करे और आवाम की सरमाए से ही वो चले। ये इमदाद बाहमी के जो उसूल ज़माने से चलते हुए आए हैं और मुल्क के दुनिया के कई कोनों में एक चल रहे हैं, ये वाहिद रास्ता है कि हम अपनी मसाइल को हम खुद हल करें। हम हुकूमतों पर ना छोड़ें, हुकूमतों पर तकिया करना छोड़ दें, हुकूमतों के वादों पर हम एतबार ना करें, बल्कि हम खुद अपनी मैशियत को संभालने की कोशिश करें। हम खुद अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करें। कोऑपरेटिव स्कूल्स, कम्युनिटी टाइप के जो हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, उसका क़याम ज़रूरी है। कम्युनिटी क्लिनिक हो या कोऑपरेटिव क्लिनिक हो, कोऑपरेटिव स्कूल्स हो, और इस तरह जो है सनतें, छोटी सनतें, कॉटेज इंडस्ट्रीज़, हम जो है कॉटेज इंडस्ट्रीज़ क़ायम करते हुए हमारे अपनी मैशियत को हम दुरुस्त करने की कोशिश करें। अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब रियल इस्टेट में बिल्डिंगें बना के, बड़े बड़े करोड़ों के रुपयों की बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बना के हम लोग किराया खाने का जो हमारी को आदत हो गई है, अब हमको बाहर आना ज़रूरी है। अब हमारे अपने एसेट्स बेकार हो चुके हैं। अब हमारे अपने आमदनी के असबाब और ज़राए महदूद होते जाएंगे। हमारी क़ुव्वत ख़रीद बिल्कुल ख़त्म के क़रीब हो जाएगी। अगर हम अगर मुत्तहद नहीं होते हैं तो हम तबाह व ताराज हो जाएंगे। ख़ासकर मैं मुस्लिम समाज की पस मंज़र में बात कर रहा हूँ कि 25 करोड़ मुसलमान, मुल्क का 25 करोड़ मुसलमान इंडिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। हमारे पास हमारी जो पावर है, हमारी जो कंज्यूमर पावर है, हमारी क़ुव्वत ख़रीद जो है वो जो है 25% है। मुल्क की मैशियत का 25%, यानी कि 25% आमदनी मुस्लिम कम्युनिटी की वजह से है। मुस्लिम कम्युनिटी का जो कंट्रीब्यूशन है, ये लोग जो ख़रीदी करते हैं, हमारी जो परचेजिंग पावर है, उसकी वजह से हुकूमतों का 25% आमदनी हमारी वजह से मिलती है। तो हमको जो है हुकूमतों पे दारोमदार रखने के बजाय उनके वादों के ऊपर भरोसा करके ज़िंदगी गुजारना नहीं है। हमारी अपनी मैशियत को सुधारने के लिए हमारी अपनी जो कंज्यूमर पावर है, हमारा अपना जो माशी क़ुव्वत है, उसको मुत्तहद करना ज़रूरी है। और वो माशी क़ुव्वत को मुत्तहद करते हुए ही हम एक बार फिर से ये माशी आज़ादी की माशी जंग से हम आज़ादी हासिल कर सकते हैं। मैं तमाम साथियों से दरख्वास्त करूँगा कि अब
हम जो है ख्वाबो ख्याल या सपनों से हम जाग जाएं और हमारा अपना जायज़ा लें और हमारा अपना जो है हम फ़िक्र करें, हम गौर व फ़िक्र करें इस बात पर कि आया आने वाली दिनों में, यानी कि लॉकडाउन के बाद जो हम बिखरी हुई जो ज़िंदगी होगी, या जो है एक मानो में कह सकते हैं कि माशी तौर पर जो बहरान वाली ज़िंदगी होगी, उस ज़िंदगी को फेस करना अगर है तो हमको जो है मुस्तहकम होना बिल्कुल ज़रूरी है। और हम माइक्रो स्मॉल स्केल लेवल पर हम जो है मुस्तहकम हों, और उसके लिए हम क्या करना है इंशाल्लाह मैं कोई लाहे अमल हमें क्या बना सकते हैं, हम आपस में हमारे कई साथी हैं, हम सब मशवरा करेंगे और कोई एक ठोस प्लान मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के सामने रखूँ आइंदा वीडियो में, कि क्योंकि अब तो आपको जॉब मिलने वाला नहीं है, अब आपको कोई रोज़गार मिलने वाला नहीं है, अब आपको हमारे प्राइवेट स्कूल्स या गवर्नमेंट स्कूल्स इस वक्त तकरीबन 50% से ज़्यादा स्कूल्स बंद हो जाएंगे। हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स तो अपनी जगह हैं, छोटे स्मॉल हॉस्पिटल्स हैं वो भी बंद हो जाएंगे। ये खुली हकीकत है, इसलिए कि जब सरकार के पास पैसा ही नहीं होगा तो कैसे स्कूल रन करेगी। जब सनतें ही बंद हैं, इंडस्ट्रीज़ ही बंद हैं, तो टैक्स कहाँ से आएगा, आमदनी कहाँ से होगी। हुकूमत को कहाँ से, जब हुकूमत को आमदनी नहीं होगी तो वो वेलफेयर स्कीम्स कैसे चलाएगी, आरोग्यश्री कैसे चलेगा, और आरोग्यश्री स्कीम कैसे चलेगी, शादी मुबारक स्कीम कैसे चलेगी, फी रिम्बर्समेंट स्कीम कैसे चलेगी, बच्चों को स्कॉलरशिप कौन देगा, ये तमाम चीज़ें आती हैं। तो कोऑपरेटिव मॉडल हमारे सामने है। हमारे पास बांग्लादेश का मोहम्मद यूनुस साहब का भी मॉडल हमारे सामने है, सोशल बिज़नेस का कॉन्सेप्ट भी हमारे सामने है। केरला में जो कोऑपरेटिव स्कूल्स चल रहे हैं, पेरेंट्स और टीचर्स मिलकर स्कूल चलाते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे, और म्यारी स्कूल्स चलते हैं। कोऑपरेटिव स्कूल्स अच्छे म्यारी स्कूल्स होते हैं और नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे चलते हैं। 4000-5000 तलबा का एक कोऑपरेटिव स्कूल है। कोऑपरेटिव स्कूल में आपको जो है केजी से लेकर 12th तक, केजी टू 12th CBSE स्कूल है केरला में। मैं डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस स्कूल का लिंक भी दे दूँगा कि 4500 पेरेंट्स मिलकर स्कूल चलाते हैं और उनको माहाना जो है 500 रुपये से 600 रुपये माहाना खर्च आता है। हम भी कोऑपरेटिव स्कूल्स चलाना ज़रूरी है, कोऑपरेटिव स्कूल्स, कोऑपरेटिव क्लिनिक्स, और इस तरह हम छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज़, छोटे इंडस्ट्रीज़ को भी डेवलप करते हुए हम अपनी इकनॉमी को मजबूत कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी तजावीज़ या बहुत सारी मंसूबे हम बना सकते हैं, और अमली तौर पर हमको अमली मॉडल जो मौजूद हैं पहले से, उसका जायज़ा लेते हुए हम खुद उनको अपनाना चाहिए। लिहाजा मैं तमाम साथियों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग अपनी राय या अपना ओपिनियन क्या है, या आपके जहन में अगर कोई तजवीज़ अगर हो तो बराए करम नीचे डिस्क्रिप्शन नीचे जो है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए, ताकि हम जो है कोई एक लाहे अमल तय कर सकें कि हमको आगे क्या करना है। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। मैं तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, और मैं फिर से देखने वालों के तमाम साथियों से दरख्वास्त करता हूं कि वो जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने कीमती आरा से, अपने कीमती मशवरों से हमको नवाजें, ताकि हम सब मिलकर इस माशी जंग को लड़ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आली, थैंक यू, शुक्रिया।